वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि सहमति से बनाए गए रिश्ते का उल्लंघन जिसे परिवार की मंजूरी हो आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सहमति से बनाए गए रिश्ते का उल्लंघन जिसे परिवार की मंजूरी हो आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 376, 504 एंड 506 के तहत मामले दर्ज की पूरी कार्रवाई के साथ साथ आरोप पत्र और संज्ञान संबंध आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में पीड़िता की बहन की शादी गोरखपुर में हुई थी और आरोपी आवेदक के पीड़िता के पहली मुलाकात उसकी बहन की शादी में हुई थी और तब वह पीड़िता जब भी अपनी बहन के घर गोरखपुर जाती थी तो वह उससे मिलती थी। अभियुक्त जो आवेदक है, इस मुलाकातों के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और आरोपी आवेदक ने पीड़िता के घर आना जाना शुरू कर दिया। ऐसे रिश्ते में पीड़िता और उनके माता पिता के गहने आदि बेचकर धन की व्यवस्था करके आरोपी आवेदक को सऊदी अरब भेज दिया। जब आवेदक जो है सऊदी अरब से वापस आया तो पीड़िता उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदक पर पीड़िता के साथ शादी के लिए दबाव डाला। प्रार्थी की बहन की शादी के बाद भी जब पीड़िता उसके परिवार वालों ने प्रार्थी पर पीड़िता से शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी प्रार्थी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। आवेदक ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शादी का वादा कर 2008 से 2018 के बीच उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीठ ने डॉक्टर ध्रुव राम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का हवाला दिया और जहां यह कहा गया था कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग अपवाद है, ना कि नियम। इस धारा के तहत हाईकोर्ट के पास ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने और किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना हाईकोर्ट को असीमित क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है और कानून की प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग और न्याय के उद्देश्य को केवल कानून के अनुसार ही सुरक्षित किया जा सकता है, प्रक्रियात्मक कानून सहित अन्यथा नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानते हुए भी कि सीआरपी की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही हैं। धारा 376 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं होता है क्योंकि पार्टियों के बीच संबंध सहमति से बने थे। प्रकृति की है कि जिससे परिवार की मंजूरी है और आवेदक का प्रारंभिक वादा झूठा नहीं था। पक्षों के बीच इस बात की घटनाक्रम के बाद ही आवेदक ने आवेदन से शादी के लिए इनकार कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों के बीच संबंध लंबे समय से थे और पीड़िता के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी रिश्ते के परिणामों के बारे में पता था। इसलिए बाद में इस तरह के रिश्ते का उल्लंघन आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने आवेदन की अनुमति दे दी। केस का जो शीर्षक है जियाउल्लाह बनाम यूपी राज्य और बेंच है जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता। केस नंबर है आवेदक धारा 482 नंबर 5419 ऑफ 2021। आवेदक के वकील है मिर्जा अली जुल्फ़कार और विपरीत पक्ष के यानी कि अपोजिट के वकील है प्रशांत सक्सेना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि नोटरी के पास क्या है, जो नोटरी पब्लिक होता है उसके पास विवाह पंजीकरण करने और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा है उड़ीसा हाईकोर्ट ने। उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नोटरी पब्लिक जो होता है उसके पास विवाह पंजीकरण और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस संगम कुमार साहू और शिव शंकर की
पीठ ने कहा कि नोटरी खुद को एक ऐसे विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से नहीं रोक रहे हैं जिनका कानून की नज़र में कोई मूल्य नहीं है और विवाह के किसी भी वैध सबूत के बिना वे दोनों के बीच विवाह की घोषणा के निष्पादन की अनुमति दे रहे हैं। ऐसी पार्टियां जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। इस मामले में एक विवाह घोषणा दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें दोनों पक्ष के हस्ताक्षर किए गए और श्री के समक्ष शपथ ली गई। महंत नोटरी पब्लिक सुमेलिया बालासोर को 19/4/2023 को वहाँ पे ऐसा किया गया। दस्तावेज के शीर्ष पर यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता के दोनों दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की उपस्थिति में विपरीत पक्ष संख्या 6 से शादी की है और शादी के स्थान का भी उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह का कोई कानूनी दस्तावेज या अन्य वैध प्रमाण नहीं है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यह विवाह 19/4/2023 को हुआ है, जिसके आधार पर पार्टियों की कथित स्व घोषणा की गई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि देश भर के न्यायालयों ने बार बार एक ही स्वर में इसे दोहराया है कि नोटरी पब्लिक होती है ना तो विवाह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है और ना ही वे कानूनी रूप से विवाह के किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने की हकदार है, जो स्पष्ट रूप से इसके दायरे से परे है। उनके कार्य नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 के तहत निर्धारित हैं। पीठ ने कहा कि यदि जांच अधिकारी महिला नहीं है तो एक जिम्मेदार महिला पुलिस अधिकारी उसके साथ जाएगी और बालासोर के पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला पुलिस अधिकारी विपरीत पक्ष नंबर 6 से पूछताछ करने जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह गलत है, अपने माता पिता के घर से कैद है या वह स्वेच्छा से अपने माता पिता के साथ रह रही है, क्या उनके या कार्यकर्ता के बीच 19/4/2023 को उनके दोस्तों, रिश्तेदार, शुभचिंतकों की उपस्थिति में किसी तरह की शादी हुई है और क्या कोई दस्तावेज कार्रवाई हुई है। विवाह के समर्थन में फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नोटरी विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से खुद को रोक नहीं रहे हैं जिनका कानून की नज़र में कोई मूल्य नहीं है और विवाह के किसी भी वैध सबूत के बिना वे पक्षों के बीच विवाहों की घोषणा निष्पादन की अनुमति दे रहे हैं जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। नोटरी जो है नोटरी पब्लिक द्वारा इस तरह की अतिरिक्त कानूनी और छलपूर्ण व्यवस्थाएं के कारण पार्टी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे कानूनी रूप से विवाहित हैं, जबकि वास्तव में उनकी शादी में थोड़ी सी भी कानूनी पवित्रता नहीं है, यानी वे कानूनी रूप से एक दूसरे के पति पत्नी नहीं कहलाएंगे अगर वे नोटरी पब्लिक के थ्रू क्या है उन्होंने शादी की है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने संबंधित नोटरी को अगली तारीख पर उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का आदेश दिया कि उसने किस आधार पर अपने समक्ष विवाह घोषणा के निष्पादन की अनुमति दी और किस अधिकार के तहत उसने ऐसे सत्यापित किया। जो केस का शीर्षक है पार्थ सारथी दास बनाम उड़ीसा राज्य और बेंच है जस्टिस संगम कुमार साहू और शिवो शंकर मिश्रा की। केस नंबर 2023 का WPCRL नंबर 70। तो फ्रेंड्स, याचिकाकर्ता के वकील हैं श्री PC थोड़ा सा और विपरीत पक्ष के वकील जो हैं श्रीमती शाश्वता पटनायक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज हम बात कर रहे हैं कि तलाकशुदा बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी तलाकशुदा बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत उत्तरदाताओं के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है और याचिका हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत अपीलकर्ता का भरण पोषण का दावा खारिज कर दिया गया है। इस मामले में अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती की बेटी है इंदिरा चौधरी और स्वर्गीय श्री विजय कुमार चौधरी पिता, और प्रतिवादी नंबर 1 रंजित चौधरी की बहन, वह तलाकशुदा है और उसने प्रतिवादियों से भरण पोषण का दावा करते हुए HAAMA की धारा
22 के तहत याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता की दादी पाकिस्तान से दिल्ली आई और पुनर्स्थापन योजना के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संपत्तियां हासिल की और भारतीय और ब्रिटिश सरकार की सहायता से रोजगार भी हासिल किया। दादी के निधन के बाद उसकी संपत्ति अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के पिता श्री विजय कुमार चौधरी को हस्तांतरित हो गई। अपीलकर्ता ने पिता की मृत्यु वर्ष 199 यानी 1999 में हो गई। वे अपने पीछे 4 कानूनी उत्तराधिकारी छोड़ गए, अर्थात उनकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2, पुत्र श्री रंजीत चौधरी प्रतिवादी संख्या 1, बेटी श्रीमती कामनी वाही और अपीलकर्ता मालिनी चौधरी। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि उसे कानूनी उत्तराधिकार के रूप में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। यह भी दावा किया गया कि अपीलकर्ता के पिता ने वसीयत छोड़ दी थी, जिसके तहत 9 एकड़ जमीन अपीलकर्ता उसकी बहन श्रीमती के नाम थी। कामिनी वाही, चूँकि इस 9 एकड़ भूमि का विवरण और खसरा नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया था, अपीलकर्ता कभी भी भूमि का पता नहीं लगा सका और उसे कभी भी भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। स्वर्गीय विजय कुमार चौधरी की वसीयत के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष प्रोबेट याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि परिवार के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक हुई और उत्तरदाता रुपए देने पर सहमत हुए। अपीलकर्ता को उसके भरण पोषण के लिए प्रति माह 45,000 रुपये दिए जाएंगे। इस आश्वासन पर वह अपने पिता द्वारा वसीयत की गई संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दबाव नहीं डालेगी। तदनुसार उत्तरदाता नंबर 2014 तक नियमित रूप से अपीलकर्ता को रखरखाव का भुगतान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वे किसी भी रखरखाव का भुगतान करने में विफल रहे और अपेक्षा की धन की अत्यधिक कमी का सामना करते हुए उन्हें पैतृक संपत्तियों में अपने हिस्से की मांग की, लेकिन उत्तरदाताओं ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने वर्ष 1995 में गुरु मुबलीवाला में श्री जॉन फ्लेचर से शादी की। हालांकि अपीलकर्ता के पति श्री जॉन फ्लेचर ने अपीलकर्ता को छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और अंततः अपीलकर्ता को एक तरफा तलाक दे दिया गया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उत्तरदाताओं को उसे भरण पोषण के रूप में प्रति माह 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वह जो है धारा 22 के तहत क्या है उसके लिए उस पर आश्रित है। अब उत्तरदाताओं ने कानून द्वारा वर्जित होने के कारण अपीलकर्ता की याचिका को अस्वीकार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 711 के तहत आवेदन दायर किया और कहा गया कि अपीलकर्ता के श्री जॉन फ्लेचर से विवाहित होने के स्वीकृत तथ्य के मद्देनजर वह धारा 21 के तहत प्रदान की गई आश्रित नहीं है और यह धारा इस प्रकार वह अपने भाई से भरण पोषण के हकदार नहीं है और मां से आवेदन स्वीकार कर लिया गया और याचिका खारिज कर दी गई। तो इसके बाद क्या है, पीठ ने कहा कि भरण पोषण का दावा HAAM की धारा 21 के तहत किया गया है, जो उन आश्रितों के लिए प्रावधान करता है जो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यह रिश्तेदारों की 9 श्रेणियों का प्रावधान करता है, जिसमें तलाकशुदा बेटी शामिल नहीं है। अविवाहित या विवाहित बेटी को मृतक की संपत्ति में दावा करने के लिए मान्यता दी गई है, लेकिन तलाकशुदा बेटी रखरखाव के हकदार आश्रितों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता तलाकशुदा होने के कारण तलाक के बाद भी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का दावा कर सकती है। अपीलकर्ता पति के खिलाफ भरण पोषण के अपने अधिकार के प्रति सचेत है। उसने यह समझाने की मांग की है कि क्योंकि उसके पति का पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह उससे भरण पोषण का दावा करने में असमर्थ है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन HAAM के तहत वह अधिनियम के तहत परिभाषित आश्रित नहीं है और इस प्रकार वह अपनी मां और भाई से भरण पोषण का दावा करने के हकदार नहीं है। पीठ ने कहा कि जैसा कि पारिवारिक अदालत में सही कहा है कि अपीलकर्ता को पहले ही अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा मिल चुका है और अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद वह फिर से प्रतिवादियों से भरण पोषण का कोई दावा नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 की तलाकशुदा
बेटी और प्रतिवादी नंबर 1 की बहन होने के नाते हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत किसी भी रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर पीड़ित ने अपील खारिज कर दी और केस का जो शीर्षक है मालिनी चौधरी बनाम रंजीत चौधरी और अन्य बेंच है जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा। केस नंबर है MAT1 APPFC 89/2018। अपीलकर्ता के वकील जो हैं और जो प्रतिवादी के वकील हैं कपिल अरोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण निर्णय की, एक महत्वपूर्ण जजमेंट की, जिसमें की है विवाह के बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विवाह के बाहर रहने की किसी भी पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरे के साथ क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि फ्री है। न्यायमूर्ति आलोक जैन की पीठ निजी उत्तरदाताओं के हाथों याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 को उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं की पहले से ही किसी से शादी हो चुकी है, लेकिन वे लिव इन रिलेशनशिप में हैं और प्रतिवादी नंबर 4 जो याचिकाकर्ता नंबर 2 की पत्नी है, याचिकाकर्ता नंबर के घर आई और 2 जो विस्तारित धमकियां दी उसे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक क्लासिक मामला है जहां याचिकाकर्ता नंबर 1 एक 31 वर्षीय महिला है जिसके पति से एक बेटी है और वह याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ अवैध संबंध में है, जो एक विवाहित पुरुष है और उसका एक बच्चा भी है। इस याचिका में बताई गई धमकी की धारणा स्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 की पत्नी ने याचिकाकर्ताओं के अनैतिक संबंध में फंसा लिया है, जिसे धमकी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि याचिका पकड़े जाने पर याचिकाकर्ताओं के अवैध संबंधों को छिपाने के लिए प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई खतरे की आशंका नहीं है। यदि निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ जोड़े की कोई वास्तविक शिकायत थी तो कथित तौर पर उनके लिव इन रिलेशनशिप में हस्तक्षेप कर रहे थे या यदि उनके जीवन को खतरा था तो वे CRPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज करने के लिए स्वतंत्र थे। पुलिस के साथ और सक्षम न्यायालय के समक्ष CRPC की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन करें और CRPC की धारा 200 के तहत शिकायत मामला दर्ज करें। हालांकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त किसी भी उपाय का लाभ नहीं उठाया गया और प्रतिवादी नंबर 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को केवल एक काल्पनिक प्रतिनिधित्व दिया गया। और इसके बाद क्या है, इस न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार की आड़ में कवर करने के लिए याचिका दायर की गई है। उनके अवैध लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ाए जाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के बाहर रहने की कोई भी पसंद का मतलब यह नहीं होता कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वह वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन है। इस रिट को दायर करना विवाह की पवित्र संस्था के मापदंडों का उल्लंघन करने वाले याचिकाकर्ताओं के अवैध कृत्य पर इस न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर करने के लिए अपनाई गई एक युक्ति प्रतीत होती है। ऐसा कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है जिससे यह विश्वास हो कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। केस जो नंबर था इसका बिंदल कौर बनाम अन्य पंजाब राज्य बेंच थी जस्टिस आलोक जैन की और केस नंबर था CRWP 91142023। तो 2023 की ये याचिका थी। याचिकाकर्ता के वकील थे रविंदर सिंह धारीवाल, दो प्रतिवादी के वकील थे PS ग्रेवाल। तो फ्रेंड्स, ये था ये जजमेंट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।